नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए स्टॉक्स फॉर द वीक के वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग मार्केट के बारे में बात करेंगे जिसकी हालत फ़िलहाल अच्छी नहीं है और हम लोग देखेंगे कि आने वाले टाइम में मार्केट में क्या हो सकता है, कौन से लेवल्स है जिस पे अभी हमें ध्यान देना चाहिए और सेक्टर के बारे में बात करेंगे कि कौन सा सेक्टर अभी मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है। अभी देखो, आप लोगों को आउट परफॉर्मेंस का मतलब ऐसा लगता होगा कि कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा ऊपर जा रहा है, पर जब मार्केट नेगेटिव होता है, मार्केट ख़राब होता है, 4% 5% मार्केट डाउन होता है, वो टाइम पे हमें ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि अभी कौन सा ऐसा सेक्टर है जो कम से कम नीचे गिर रहा है, क्योंकि कम गिरना भी एक तरीके से आउट परफॉर्मेंस होता है और शायद हमें वही सेक्टर में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि जब मार्केट अच्छा हो जाएगा या मार्केट गिरना बंद कर जाएगा ना, तो यही सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा परफॉर्म करेंगे। और इन द लास्ट आज मैं आप लोगों के साथ वीडियो में बात करने वाला हूँ ऐसे कुछ स्टॉक्स के बारे में जिसे मैं वॉरियर्स बोलता हूँ। और मैं इसको वॉरियर क्यों बोलता हूँ, उसका रीज़न है, देखो जब भी मार्केट गिरता है ना, 4% हो गया, 5% हो गया, 6% हो गया, अभी लास्ट वीक में तो बहुत सारे सेक्टर्स मतलब 7-7 8-8% गिरे थे। अभी ऐसे सिचुएशन में अगर अभी भी कोई स्टॉक ऐसा है जो अपने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है और ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आया बट वापस से ऊपर आके डोजी कैंडल बना रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों को वो स्टॉक ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अभी भी वो स्टॉक में दम है और ये वो वॉरियर्स है जो दूसरे वॉरियर्स से अभी भी बेटर है और स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि देखो, आप कभी भी कोई वॉर होती है, जब भी हम लोग देखते हैं कोई ऐसा मूवी में, तो हम लोग देखते हैं ना कि कोई ऐसे वॉरियर होते हैं जो स्ट्रांग होते हैं, कोई ऐसे होते हैं जो वीक होते हैं, जो वॉर के स्टार्ट होने के पहले ही ख़त्म हो जाते हैं, मतलब ख़त्म हो जाते हैं इन द सेंस कि वॉर स्टार्ट हुई और वो फटक से उनका डेथ हो जाता है। बट कोई स्टॉक्स ऐसे होते हैं या कोई वॉरियर्स ऐसे होते हैं जो वॉर के एंड तक रहते हैं और शायद वॉर ख़त्म होने के बाद वो ज़िंदा भी रहते हैं। तो वो स्टॉक्स आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और आप लोगों को है ना, मैं पहले एक चीज़ बता देता हूँ मार्केट का एनालिसिस करने से पहले भी, कि देखो सबसे पहले तो मैं एक ब्रोकर हूँ, उसके बाद मैं अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट करता हूँ और उसके बाद मैं हफ्ते में 40 मिनट का एक टाइम निकाल के आप लोगों के लिए एक वीडियो वेडनेसडे बनाता हूँ, एक वीडियो मैं संडे बनाता हूँ और हमारे जो भी पॉडकास्ट आते हैं उसके लिए बनाता हूँ। तो अभी यूट्यूब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि मेरा पैशन है और जो मेरा बिज़नेस है वो मेरा मेन इनकम सोर्स है और जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वहाँ से भी मैं अच्छे पैसे कमाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि कोई भी एक अच्छा इन्वेस्टर है ना, वो क्या सोचेगा कि भाई हम लोग मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे और एक अच्छे से अच्छा रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करेंगे। बट अभी लास्ट 2 मंथ की अगर मैं बात करूँ, सितंबर मंथ और अक्टूबर मंथ, तो सितंबर मंथ में भी मेरे अच्छे खासे स्टॉप लॉस हिट हुए थे, मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। LIC में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, ONGC में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, कैस्ट्रॉल में मेरा ट्रेड ख़राब हो गया। ये सितंबर मंथ के मेरे कुछ ट्रेड थे जो ख़राब हो गए। उसके बाद अभी रिसेंट वाले मंथ की मैं बात करूँ आप लोगों को, तो जो हमारा एक L&T फाइनेंस करके एक स्टॉक था वो नहीं चला। उसके बाद और भी 2 स्टॉक्स थे वो भी नहीं चले। अभी रिसेंटली वेदांता के बारे में हमने बात किया था, वो भी वापस से ख़राब हो गया। तो क्या होता है ना, जब भी ऐसे बैक टू बैक आप लोगों के ख़राब मंथ आते हैं ना, तो एज ए इन्वेस्टर आपका माइंड थोड़ा अपसेट हो जाता है। बट मैं आप लोगों को एक बात बोलूँ कि ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट होना वो एक बुरी बात नहीं होती है। बुरी बात क्या होती है कि अगर आपका स्टॉक में कोई भी स्टॉप लॉस हिट हो रहा है फिर भी आप उसको होल्ड करके रख रहे हो और पहले आपका लॉस था समझो 10%, फिर 15%, फिर 20%, फिर 30%, 40%, 50% ऐसे बढ़ते जाएगा, तो आप लोगों के लिए वो सबसे ज़्यादा ख़राब है। देखो, अगर आप कोई डिसीजन लेते हो, आप कोई एनालिसिस करते हो, तो वो उसका आउटकम 2 ही हो सकता है, या तो राइट या तो रॉन्ग। अगर रॉन्ग आउटकम होता है तो आप लोगों का काम है कि जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलना, और वही मैंने पिछले 2 महीने से किया था। मेरे 2 महीने पहले जो पोर्टफोलियो का एक प्रॉफिट था वो अच्छी तरीके से अभी डिक्लाइन हो गया है। आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट पूरा 2 महीने का जो भी मेरा नॉशनल प्रॉफिट था वो गायब हो गया है। तो मेरे को भी बुरा लगता है, मुझे भी ऐसा लगता है कि यार मेरे इतने मंथ की मेहनत 2 महीने में ख़राब हो गई। बट मैं कुछ नहीं कर सकता बिकॉज मार्केट ही आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है या मार्केट ही ख़राब हो रहा है। तो मेरे कोई ऐसे स्टॉक्स नहीं है जो मार्केट के भी ऊपर चले जाएंगे। इनफैक्ट ऐसे टाइम में अच्छे से अच्छे स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले स्टॉक भी टेम्पररी नीचे आते हैं। तो मैं तो अपने सारे डिसीजन चार्ट्स बेसिस पे लेता हूँ। तो देखो, क्या इसका मतलब ये है कि मेरी मेथड ख़राब है?
तो मैं आप लोगों को बोलूँगा ऐसा नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि भाई मार्केट में एक टाइम होता है और वो टाइम में आपको अच्छा पैसा कमाना चाहिए, और जब मार्केट का ख़राब टाइम आता है तो ऑब्वियसली आपके थोड़े स्टॉप लॉस हिट हो गए और आपको वो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो चलो अभी मैं आप लोगों को पहले हम लोग मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है और वो कौन से ऐसे दो स्टॉक है जो मुझे अभी एज अ वॉरियर लग रहे हैं। तो देखो अभी आप लोग जो चार्ट देख रहे हो ना, ये निफ्टी का देख रहे हो और ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी यही बोला था कि निफ्टी को 24,750 जो ये मंथ का लो है वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट है 24,890, और आप अभी देख सकते हो कि ये वीक में मार्केट ने ऑलमोस्ट 24,073 का लो मारा। अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो यहाँ पे आप लोग नोटिस कर सकते हो कि अभी हम लोग एक इम्पॉर्टेंट स्विंग लो के पास है, और ऊपर से अगर मैं कैलकुलेट करूँ फ्रॉम द टॉप तो मार्केट अभी तक ऑलमोस्ट 8-8.5% का करेक्शन दे चुका है। तो अभी आने वाला जो वीक है ना वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमने 23,800 या 900 के लेवल को सपोर्ट रिस्पेक्ट करके वापस से हम लोग ऊपर जाएंगे तो देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम लोग फिर से 24,750 आ सकते हैं। और अगर एक बार हमने 24,980 लेवल ब्रेक किया तो मार्केट थोड़े टाइम के लिए आप बोल सकते हो कि टेम्परेरी बॉटम आउट हो चुका है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो बैंक निफ्टी का ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक ट्रेंड लाइन मैंने बनाई थी जो अभी भी ब्रेक नहीं हुई है, और बैंक निफ्टी पिछले 4-5 महीने से एक साइडवेज जोन में चल रहा है। बैंक निफ्टी को भी इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो है 49,650, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ट्रेंड लाइन और वो सपोर्ट एक तरीके से मैच ही हो रहे हैं। और बैंक निफ्टी में अगर आप डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे ना तो आप यहाँ पे देखो कि एक अच्छे बड़े फॉल के बाद यहाँ पे एग्जैक्ट तो मैं नहीं बोल सकता पर एक डबल बॉटम बना है। आप यहाँ पे देखो, पहले ये एक बॉटम बना था और अभी ये एक बॉटम बना है। तो एक तरीके से मार्केट में थोड़ी बाइंग आने की एक होप तो बन रही है, पर अभी अपर रेजिस्टेंस जो बैंक निफ्टी का बन रहा है वो 52,577 बन रहा है। इसके ऊपर मार्केट जाएगा तो ही हम लोग बोल सकते हैं कि मार्केट अभी अच्छा हुआ है। अदरवाइज़ ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट नीचे से ऊपर यहाँ पे फिर से आए और वापस से यहाँ पे सेलिंग आके वो अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ब्रेक करे। तो ये मैंने आप लोगों को इंडेक्स के बारे में बता दिया। देखो अभी मैं कोई ऐसा नहीं बोलूँगा कि मार्केट मुझे पहले अच्छा लग रहा था अभी ख़राब लग रहा था। अगर आप मुझे बहुत अच्छे टाइम से फॉलो कर रहे हो ना तो आप लोगों को पता चलेगा कि मैं 2-3 महीने से यही बोल रहा हूँ कि मार्केट एक मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और उसमें मेरे को कोई शर्म नहीं आती है ऐसा बोलने के लिए कि मुझे मार्केट समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मार्केट ने 2-3 महीने पहले भी ऐसा इंडिकेशन दिया था कि गिरेगा, बट मार्केट गिरा नहीं, वापस से ऊपर आ गया। तो ये जो बहुत टाइम से चल रहा है ना, इनफैक्ट आप बैंक निफ्टी के चार्ट में खुद ही देख सकते हो, ये बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट है। अगर आप देखोगे जुलाई मंथ से तो देखो बैंक निफ्टी कहीं पे भी गया नहीं है। अगर आप जुलाई मंथ का कैंडल देखो तो वो भी डोजी था। अगर आप अगस्त मंथ का कैंडल देखो तो मार्केट गिरने के बाद वापस ऊपर आया था। फिर आप सितंबर मंथ का कैंडल देखोगे तो मिड में आपको ऐसा लगा था कि अरे अभी तो बहुत अच्छा हो गया है, बट वापस क्लोज होते होते हमारा ये कैंडल डोजी हो गया, और अभी फ़िलहाल अक्टूबर मंथ का कैंडल तो फ़िलहाल ख़राबी है। तो मैं वही आप लोगों को बोल रहा हूँ ना कि ऐसे टाइम पे आप लोगों को दो ही लोग अच्छा व्यू दे सकते हैं मार्केट का। एक वो आदमी जिसकी कोई पोजीशन नहीं है, और एक आदमी वो है जो ज़्यादा झूठ बोलता है। बाकी जो एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट करता है ना उसको मार्केट में समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है वो। और मैंने आप लोगों को पहले ही बोला कि लास्ट 2 मंथ से मेरे अच्छे खासे स्टॉक्स में स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। इनफैक्ट ऐसे स्टॉक में भी स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं जहाँ पे मेरी एक्सपेक्टेशन सबसे हाई थी। तो ये सारी चीज़ें, जैसे एक एग्जांपल है रिको ऑटो। रिको ऑटो का ब्रेकआउट भी बहुत साल बाद हुआ था, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें अच्छे थे। ब्रेकआउट देने के बाद वो 30% ऊपर भी गया था, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। बट अगेन क्या कर सकते हैं, अभी मैं अभी जब भी आप लोगों को बोल रहा हूँ ना मुझे बहुत बुरा लगता है ये बोलने के लिए, बट क्या कर सकते हैं, अभी लॉस हो गया तो हो गया। मेरे लिए तो यही बेटर है कि स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो पकड़ो स्टॉक को, मतलब बेचो, जो कैपिटल बचा है उसको बचाओ और निकलो, दूसरे ट्रेड के लिए वेट करो। तो ये एक चीज़ है। अभी हम लोग सेक्टर्स की बात कर लेते हैं जो मुझे लगता है कि ये वीक में आप लोगों को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। जिसको देखो सबसे ज़्यादा सेक्टर वही गिरे हैं जो पहले परफॉर्म भी नहीं कर रहे थे, और या फिर उन्होंने सबसे ज़्यादा परफॉर्म कर दिया था। जैसे आप देखो पीएससी सेक्टर सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस दे चुका था। मीडिया तो वैसे भी परफॉर्म नहीं कर रहा था। मेटल थोड़ा एक शॉकिंग है, वो ज़्यादा गिर गया।
और अगर आप देखोगे ना मंथली टाइम फ्रेम में, तो सबसे ख़राब परफॉर्मेंस दिया है ऑटो सेक्टर ने। और मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था कि शायद अभी ऑटो सेक्टर का टाइम ख़राब आ रहा है और मे बी आईटी सेक्टर अभी आने वाले टाइम में अच्छा कर सकता है। और आप यहाँ पे देखो, अगर मंथली बेसिस पे हम लोग सेक्टर की बात करें कि कौन से सेक्टर ने अच्छा किया है, तो आईटी, हेल्थ केयर और फार्मा, यही 3 सेक्टर है जो टॉप 3 के लेवल पे दिख रहे हैं। अभी यहाँ पे ऑब्वियसली वो माइनस में है, बट पॉइंट ये है कि जहाँ पे वर्स्ट सेक्टर है वो 13, 14, 12 और 10% से गिरे हैं, जब से ये जो सेक्टर है वो सिर्फ 0.5%, 3% और 4% पे गिरे हैं। तो आप आईटी पे तो ध्यान दीजिए ही दीजिए। मैंने एक ट्वीट भी किया था कुछ महीने पहले, मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा। उसमें मैंने बताया था, एक जगह पे मैंने ऑटो सेक्टर रखा था और एक जगह पे आईटी सेक्टर रखा था। तो मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा था कि शायद ऑटो सेक्टर का टाइम अभी ख़त्म हो रहा है और नया सेक्टर जो होगा वो होगा आईटी, जो मार्केट में आउट परफॉर्म करेगा। देखो, कोई भी अच्छे मार्केट में या ख़राब मार्केट में हमेशा कोई ना कोई ऐसा सेक्टर तो होता ही है जो मार्केट से ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो ये चीज़ है। अभी अगर हम लोग एफआईएस की बात करें ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एफआईएस लोगों ने ये महीने में अभी तक अक्टूबर में ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की सेलिंग कर दी है। और ये नंबर एक मेरे लिए थोड़ा कंसर्न वाला नंबर है, क्योंकि एफआईएस हर दिन आके माल बेच रहे हैं। और जो हम लोग मार्केट में ये एजेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि अभी रिटेल्स ट्रेडर बड़े हो गए हैं, रिटेल लोगों का पैसा मार्केट में ज़्यादा अच्छा है। देखो, एफआईएस लोगों ने बहुत साल पहले से अपने इंडिया में इन्वेस्ट करके रखा था और बहुत बड़े वैल्यू में करके रखा है, और उनका प्रॉफिट के साथ बहुत बड़ा और वैल्यू हो चुका है। अगर वो सेलिंग करने के ऊपर बैठ गए ना, तो आप कोई भी नहीं बचा सकते हो। डेली बेसिस पे डीआईएस बाय कर रहे हैं, पर हमारे यहाँ से कोई भी मार्केट को स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है। जिस दिन एफआईएस की सेलिंग कम होती है उस दिन मार्केट थोड़ा बहुत बच जाता है, जिस दिन ज़्यादा होती है उस दिन वापस से ख़राब हो जाता है। डॉलर इंडेक्स 104 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इंडिया विक्स 14.63 के आसपास है, फिलहाल ये ठीक है। क्रूड ऑयल भी अभी 68-72 के आसपास हो गया है। यूएसडी आईएनआर देखेंगे तो 84 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ऑलमोस्ट हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है। तो ये सारे नंबर तो ठीक ठाक ही है, बट सबसे ज़्यादा जो कंसर्न है वो है एफआईएस का सेलिंग, वो रुकना चाहिए। अगर आप लोगों के कांटेक्ट में कोई एफआईएस है तो प्लीज़ उन्हें बोलिए कि भाई थोड़ा सेलिंग कम करो। ये एक जस्ट जोक है, ऐसे ख़राब माहौल में एक मैंने घटिया जोक आप लोगों के साथ मार दिया, बट ठीक है। अभी देखो, मेरे पास है ना आज आप लोगों को बताने के लिए कोई दूसरे स्टॉक्स नहीं है, कोई नए स्टॉक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं हर हफ्ते आप लोगों के साथ नए स्टॉक्स बताऊंगा। तो अभी मैं आप लोगों के साथ ऐसे 2-3 स्टॉक बताने वाला हूँ ना, जिन्होंने अभी भी वो स्टॉक स्ट्रॉन्ग है और जो अभी भी आप लोगों को ध्यान देने चाहिए, क्योंकि मार्केट थोड़ा भी स्टेबल होगा तो ये ऐसे वॉरियर्स है जो मार्केट को आउट परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहला तो लुपिन है। आप लुपिन का मंथली चार्ट देखो। अगर आप यहाँ पे देखोगे, उसने 2015 का ब्रेकआउट किया था अभी रिसेंटली 3 महीने पहले। और जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि मार्केट सितंबर मंथ में भी ख़राब था, अभी भी ख़राब है, तो आप यहाँ पे देखो सितंबर महीने में भी ये स्टॉक ज़्यादा चला नहीं, इनफैक्ट ये 2% गिरा, और अभी ये महीने में अभी तक ये 1.5% गिर चुका है। तो एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक की निशानी क्या होती है ना, वो यही होती है कि अगर मार्केट ख़राब हो रहा है ना तो ये गिरेगे नहीं, ये वहाँ पे कंसोलिडेट करेंगे। अभी मैं आप लोगों को मेरा एक एग्जांपल बता देता हूँ, कैस्ट्रॉल का ही एग्जांपल बता देता हूँ, क्योंकि वो यहाँ पे एक एग्जांपल प्रॉपर है। देखो, कैस्ट्रॉल ने भी एक अच्छा ब्रेकआउट किया था 3 महीने पहले, पर आप यहाँ पे ये चीज़ समझने की कोशिश करो, जैसे मार्केट ख़राब हुआ, देखो ये कितना ज़ोर से गिरा। लास्ट 2 महीने में कैस्ट्रॉल 2 महीने पहले 7% गिरा था और अभी ऑलमोस्ट 16% गिरा है। खैर, इसमें मेरा स्टॉप लॉस तो हिट हो गया, मैंने इसमें कुछ 10% का लॉस बुक कर लिया है। पर पॉइंट ये है कि अगर मैंने 10% का लॉस बुक नहीं किया होता तो अभी शायद मैं इसमें 27-28% के लॉस पे होता। तो मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक जगह पे आप कैस्ट्रॉल का चार्ट देखो और एक जगह पे आप लुपिन का चार्ट देखो। मार्केट दोनों के लिए लास्ट 2 महीने से ख़राब था, पर लुपिन ज़्यादा नहीं गिरा है जबकि कैस्ट्रॉल ज़्यादा गिरा है। तो ये स्टॉक पे आप ध्यान दे सकते हो। अगर आप लोगों को ज़्यादा सेफ रहना है तो आप फिर भी लुपिन में 2040 रुपये का स्टॉप लॉस रख सकते हो, या 2020 रुपये का, जो रिसेंटली अभी लुपिन नीचे गया था। और अगर लुपिन अपना रिसेंट हाई ब्रेक करता है जो है 2312 2310, तो आप लोग बोल सकते हो कि लुपिन और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि फिर इसका कंसोलिडेशन ख़त्म हो जाएगा। और अपसाइड में हम लोग रेंज कैलकुलेशन करके देखेंगे तो 3700 के आसपास का लुपिन का लेवल आ रहा है।
लुपिन के जैसा ही एक दूसरा स्टॉक है ICICI प्रू। अभी आप ICICI प्रू का भी चार्ट देखो, इसका ब्रेकआउट इतना पुराना नहीं है, 2021 का ब्रेकआउट है, पर आप देखो कि ब्रेकआउट करने के बाद भी अभी इसका भी हम लोग लास्ट 2 महीने का चार्ट देखते हैं तो देखो लास्ट 2 महीने के लिए ऑब्वियसली मार्केट ख़राब था, तो ICICI प्रू के लिए भी ख़राब होगा। मार्केट ने कोई इसके साथ ये नहीं किया है कि नहीं भाई हम तुम्हारे लिए ख़राब नहीं होगे, दूसरे स्टॉक्स के लिए ख़राब हो गए, पर यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट सेम अप्लाई होता है। देखो लास्ट 2 महीने से ये गिरा नहीं है, ऑब्वियसली ये महीने में रेड है, पर ये कंसोलिडेट कर रहा है, ये डोजी बना रहा है। अभी आप लोगों को और एक एग्जांपल देता हूँ ONGC का, ये भी स्टॉक में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब आप देखो ONGC भी ब्रेकआउट किया था, बट ये कंसोलिडेट करने की जगह पे ये गिर गया। इसका मतलब क्या है कि ONGC जैसे स्टॉक में मार्केट का ऊपर रहना ज़्यादा ज़रूरी था, जैसे मार्केट नीचे गिरना शुरू कर दिया ये ब्रेकआउट फेल हो गया। तो आज आप लोगों को मैंने एक नई लर्निंग दी है कि अगर कोई स्टॉक्स में ब्रेकआउट हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्रेकआउट फेल नहीं हो सकता है। ब्रेकआउट फेल हो सकता है अगर मार्केट ज़्यादा गिरने लगे तो, मार्केट में ज़्यादा पैनिक होने लगे तो, बट फिर भी अगर वो स्टॉक का ब्रेकआउट फेल नहीं हो रहा है ना, तो आप लोग समझ लेना कि ये स्टॉक में ज़्यादा दम है और ये वो वॉरियर है जो मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा। इसके अलावा आप इंडिगो पेंट्स में भी ध्यान दे सकते हो, और बहुत सारे लोग ने ना मुझे कैम्स के लिए मैसेज किया था। तो देखो कैम्स मैंने आप लोगों को शेयर किया था क्योंकि इसने डाउन साइड में इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट किया था, और मैं हमेशा ये चीज़ मानता हूँ कि अगर कोई स्टॉक का बुलिश पैटर्न बनता है चार्ट में और वो भी ट्रेंड के डाउन साइड में, तो यहाँ पे वही हुआ था, तो उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। बट अगेन यहाँ पे अभी मैंने वो वीडियो में बहुत बार ये भी बोला था कि ब्रेकआउट कैंडल का लो ब्रेक कर देगा तो ख़राब हो जाएगा। तो ये था उसका ब्रेकआउट कैंडल और वो था सितंबर मंथ का, और उसका लो था 272। तो आप 270 का स्टॉप लॉस कैंपस में रख सकते हो। अगर ये कैंपस ब्रेक कर देता है 270 का स्टॉप लॉस तो ये भी ट्रेड ख़राब हो जाएगा। और ये स्टॉक मैंने जब आप लोगों के साथ बताया था ना, तभी मैंने ये भी बोला था कि ये अभी थोड़ा ऊपर है, जब ये 316 के आसपास आएगा तभी अच्छा बाय बनता है। इनफैक्ट वो आया भी और अभी वहाँ से वो ऑलमोस्ट 10% नीचे ट्रेड भी कर रहा है। तो अगर ये स्टॉप लॉस हिट कर देगा तो आप लोग निकल जाना, कोई ज़रूरत नहीं है हम लोगों को ये स्टॉक में ज़्यादा होप रखने की। अगर ये 270 ब्रेक करेगा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। मेरा पर्सनल भी होल्ड है, बट मुझे भी अभी इनफैक्ट लॉस ही हो रहा है और मैं भी अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चलूँगा। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। अगर आप लोगों के नज़र में कोई ऐसे दूसरे वॉरियर स्टॉक है जो अभी भी ऐसे ख़राब मार्केट में अच्छे हैं, तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करके बताइए कमेंट्स में कि और ऐसे कौन से स्टॉक है जो मार्केट में एक वॉरियर की तरीके से काम कर रहे हैं। और इसी तरीके से अगर आप लोगों को और अच्छी तरीके से और डिटेल में सीखना है तो आप मेरा 1 ईयर का एक मेंटरशिप प्रोग्राम है वो ज्वाइन कर सकते हो। देखो मेरा मेथड तो यही है, मैं कोई और मेथड फॉलो नहीं करता हूँ। एक मेरा शॉर्ट टर्म का ये मेथड है, दूसरा मेरा स्विंग ट्रेडिंग का मेथड है। मैं वो 2 मेथड के बेसिस पे ही मार्केट में काम करता हूँ। तो अगर आप लोगों को ये दोनों मेथड के बारे में और डिटेल में सीखना है, आप लोगों को मेरा 12 महीने के लिए हैंड होल्डिंग चाहिए जहाँ पे हम लोग हर महीने कंटिन्यूसली सेशन लेते हैं जो खास करके ऐसे ख़राब मार्केट में आप लोगों को हेल्प करेंगे, तो आप लोग मेरा 1 ईयर का मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो बस यही था आज का हमारा ये वीडियो। देखो मार्केट नीचे गिरता है तो सबको लॉस होता है, ये बात अलग है, कोई बताता है कोई नहीं बताता है। कोई ऐसे भी बताएगा कि नीचे गिर रहा है मार्केट, मुझे तो पता ही था मार्केट गिरने वाला है, हमने तो शॉर्ट ही किया था। तो आप समझ लेना वो 2 में से एक आदमी होगा, या तो वो कुछ नहीं कर रहा है या तो वो झूठ बोल रहा है, राइट। तो बस यही था हमारा आज का ये वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि लॉस करना कोई अच्छी बात है, बट कम लॉस करना एक अच्छी बात है। आप कम लॉस करो और आपके जो ट्रेड राइट हो रहे हैं ना उसमें ज़्यादा प्रॉफिट करो, दैट इज़ द मेन थिंग। एंड ऑफ द ईयर आपका PNL ग्रीन होना चाहिए और एक अच्छे डिसेंट रिटर्न के साथ आप निकलने चाहिए। मेरा बोलने का मतलब वो था, लॉस करने का मतलब अच्छा होता है वो नहीं था। नहीं तो बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि आप बोलना चाहते हो कि लॉस कर रहे हो तो अच्छी बात है, वैसा नहीं है। तो बस यही था आज का हमारा ये वीडियो। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, आप लोगों के हर एक लाइक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। और कल हमारे चैनल पे मैंने एक पॉडकास्ट अपलोड किया था जिसके साथ हमने बात की थी हरनीत जी के साथ। उन्होंने एक बहुत अच्छी RSI की स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर की है
और साइकोलॉजी की भी कुछ बात की थी। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है ना, तो जाके ज़रूर देखिए। ऐसे टाइम में आप लोगों को वो वीडियो ज़्यादा काम आएगा। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये वीडियो में मैंने कुछ भी अच्छी चीज़ें बोली है, तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूँगा आप लोगों के साथ ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।